हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे, गोलमेज सम्मेलन पढ़े और हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे थे। छूटा है तुम्हारा जी? एक पूरा वो छोड़ दिया। एक लेक्चर ही छोड़िए क्या? अच्छा हाँ, तो चलो उस दिन कम पढ़ाए थे, क्योंकि उस दिन पोल्ट्री भी शायद पढ़ाए थे। हाँ, तो हम लोगों ने जिक्र किया कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और उसी समय साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर गोलमेज सम्मेलन का निर्णय लेने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। चूंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन में उलझी थी, कांग्रेस के अलावा सभी प्रमुख लीडर जेल में थे और परिणाम हुआ कि प्रथम सविनय गोलमेज सम्मेलन में फर्स्ट आरटीसी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। तो ब्रेसफोर्ड ने कहा है, वेल्सफोर्ड ने, कि यहाँ सब कुछ था लेकिन भारत माता नहीं थी। परिणाम ब्रिटिश सरकार का आदेश आया कि किसी भी तरह वायसराय के पास, इरविन के पास, कि कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी करो। और परिणाम हुआ, गांधी जी जेल से रिहा हुए और दिल्ली में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच दिल्ली समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कराची अधिवेशन हुआ इस समझौते की पुष्टि के लिए, क्योंकि 1930 वाला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, लिखा है ना, 1930 में नहीं हुआ था, लिखा है ना। हाँ, तो 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। कारण क्या था कि सब जेल में थे। तो जब जेल से आंदोलन वापस लेने के कारण जब जेल से नेता रिहा हुए, तो कराची में मार्च 1931 में कराची में सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन हुआ और जिसमें कांग्रेस ने गांधी इरविन समझौते की पुष्टि कर दिया और ये हुआ कि गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। तो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय आरटीसी में भाग लिए, लेकिन वहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि थे सबको अपने अपने वर्गों के हितों की चिंता थी। खासतौर से मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीटें आरक्षित करने की मांग कर रही थी। अंबेडकर साहब भी दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीटें आरक्षित करने की जब वकालत किया तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। यानी कुल मिलाकर के उस अधिवेशन में एकता का अभाव दिखा, सबको अपने अपने हितों की चिंता थी। गांधी जी इसको देखकर बड़े खिन्न हुए और बीच में ही अधिवेशन को छोड़कर चले। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी बम्बई पहुंचे और वहां पर जो लोग उनका स्वागत करने आए थे उनसे कहा कि यद्यपि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन भारतीय स्वाभिमान का मैंने बट्टा लगने नहीं दिया। अब गांधी जी आए तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाया
और इस समय इरविन के स्थान पर वेलिंगटन भारत का नया वायसराय बनकर आ चुका था। और ब्रिटेन में भी सैमुअल होर भारत सचिव बन चुका था। और वेलिंगटन का मानना था कि इरविन ने कांग्रेस के साथ समझौता करके एक बड़ी भूल कर दिया। अब सर कांग्रेसियों के साथ, भारतीयों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और वेलिंगटन ने कई ऐसे अध्यादेश पारित करवाया जिसके तहत कई कठोर कानून उसने पारित करा दिया, ताकि अगर कांग्रेस कोई जन आंदोलन छेड़े तो तुरंत उस आंदोलन को क्या कर दे, कुचल डाले। इसलिए वेलिंगटन को काल को अध्यादेशों का राज कहा जाता है। लिख सकते हैं वेलिंगटन को काल को, या लिखिए आप लोग कहाँ तक कौन लाइन लिखे हैं? 4 जनवरी को। हाँ, ये तो हम हेडिंग डलवा चुके थे। हाँ, लिख लिए है ना? तो लिखे इस समय भारत का वायसराय वेलिंगटन था। इसका मानना था कि अब कांग्रेस से कोई समझौता नहीं होगा। वेलिंगटन भारत का नया वायसराय बन चुका था, पहले इरविन था। और इसका मानना था कि अब भारतीयों से कोई बातचीत नहीं होगा। भारतीयों से कोई बातचीत नहीं होगा। इसने कई कठोर कानून अध्यादेश के द्वारा, क्योंकि विधानसभा में भारतीय जो सदस्य थे विरोध कर रहे थे, कई कठोर कानून अध्यादेश द्वारा इसका मानना था कि अब भारतीयों से कोई बातचीत नहीं होगी। इसने अध्यादेशों के द्वारा कई कठोर कानून पारित करवा दिया। ठीक है ना? गांधी जी इससे बड़े निराश हुए। यानी कुल मिलाकर दिल्ली समझौता को सरकार क्या हो चुकी थी, भुला चुकी थी। इससे गांधी बहुत निराश हुए और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अब आए तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित करवा दिया। वह वायसराय वेलिंगटन से मिलने के लिए क्या किया, समय मांगा। किंतु समय नहीं दिया। इसने मिलने से इनकार कर दिया। समय मांगा किंतु इसने मिलने से इनकार कर दिया। परिणाम, गांधी जी ने 4 जनवरी 1932 को, हाँ परिणाम, गांधी जी ने 4 जनवरी 1932 को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया, शुरू कर दिया। किंतु वायसराय ने, अब चूंकि इस बार पहले से ही वो व्यवस्था किया हुआ था, किंतु वायसराय ने
आंदोलन को सख्ती से कुचलने का प्रयास किया। कुचलने का प्रयास किया। सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया। गांधी सहित 1,20,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैंने पढ़ाया था असहयोग आंदोलन में 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में 90,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1,20,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया। सर ये किसे बोलेगा, कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया गांधी से। 1,20,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया। शुरुआत सारे बनने से पहले सारे लोग इन सारे संस्थाओं को जानते थे ना, बढ़िया से जानते होंगे तभी तो। हम नहीं समझ पाए, तुम पूछ कर रहे हैं। जैसे अभी मैं फैसला है, ठीक है, हाँ। और ये कांग्रेस है। आप मैं हटा, आप मेरी जगह ले लीजिए। तो उसके पहले मैं जब यहाँ पे हूँ, आप नहीं है, फिर भी आप जानते होंगे तभी तो होमवर्क बढ़िया से करते होंगे। अरे यार, सरकार अब जो नई सरकार बन रही है तो इसको ये नहीं पता कि मोदी जी ने क्या किया है, हाँ? अगर मान लो कि मोदी पीएम से हट जाएंगे तो थोड़े अब उस पर हमला कर दो, क्योंकि वो नया बना है। अरे जो सरकार जो आया है उसको भारत के बारे में सब पता है, हाँ? ऐसे ही आदमी को नहीं न बना दिया जाएगा। कांग्रेस को नहीं कोई जानेगा। अरे जो नहीं भी वायसराय बनता वो भी ब्रिटेन के लोग जान रहे थे, हाँ। तो भारत उसका सबसे बड़ा उपनिवेश है। तो भारत में कोई घटना घटे तो ब्रिटेन के लोग जानते थे, सामान्य लोग जानते थे। ये तो वायसराय ही बनकर आया है। तो जो भी अब पता चला आईएएस अधिकारी यहाँ का डीएम जिला अधिकारी दिव्या मित्तल चली गई, कोई नया अधिकारी आया, तो अब दिव्या मित्तल ने क्या काम किया उसको नहीं पता है। ऐसा थोड़े है कि वो फिर से नया में शुरुआत करेगा। अरे जहाँ से वो काम छोड़ के गई है वहीं से काम की शुरुआत होती है। तो क्या लिखे, कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया। आंदोलन पूरी तरह समाप्त प्राय हो गया। यानी एक तरह से आंदोलन ही क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त प्राय हो गया। 7 अप्रैल 1934 को 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने 1934 को गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की, वापस लेने की, समाप्त नहीं बल्कि वापस लेने की औपचारिक घोषणा कर दिया। औपचारिक घोषणा कर दिया। हाँ, ऑफिशियल घोषणा कर दिया कि मतलब आंदोलन वापस ले लिया गया है। लिहाजा लेकिन यह केवल औपचारिकता थी, आंदोलन तो पहले ही समाप्त हो गया था। तो जब जब गांधी जी आंदोलन वापस लेते थे तब तक कुछ लोग आलोचना करते थे गांधी जी क्यों लिए। इस बार गांधी जी लिए नहीं थे, आंदोलन ही खत्म हो गया था। उन्होंने तो केवल एक घोषणा किया कि आंदोलन अब कागज पर भी नहीं है, ठीक है ना। तो
चाहे वो असहयोग आंदोलन में जब चौरी चौरा का बहाना बनाकर वापस लिया, या सविनय अवज्ञा आंदोलन में इरविन से समझौता करके आंदोलन वापस ले लिया, तो ये पता चलता है गांधी कितने सही थे। क्योंकि जब वो देखते थे कि आंदोलन समाप्त प्राय होने वाला है, तो कोई न कोई बहाना बनाकर, ताकि लोग निराश होने से। इसी समय जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी कमला नेहरू, वह जेल में थे, बीमार थी और मृत्यु हो गई। एक तरफ पत्नी की डेथ हुई, दूसरी तरफ आंदोलन कुचला गया, कहीं भी नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। तो गांधी जवाहरलाल नेहरू जैसा साहसी व्यक्ति इतना निराश हुआ कि गांधी जी को पत्र लिखे। गांधी जी समय पूना के यरबदा जेल में कैद थे। गांधी जी को पत्र लिखा कि मुझे देश की आज़ादी का जो सपना था वो लग रहा है सपना ही रह जाएगा। तो गांधी जी ने तुरंत नेहरू को जवाब दिया कि तुमको लोगों की ताकत का अंदाजा नहीं। इस समय सरकार इतने बर्बर तरीका अपना रही कि लोग मौन हो गए, लेकिन उनके मन में जो आज़ादी की भावना जगी है वह खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही मौका मिलेगा यही जनता पुनः उठ खड़ी होगी। और जब उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया और जेलों में बंद नेता जब रिहा होते थे, तो सामान्य नेताओं को स्वागत करने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो पता चला कि जब बड़े बड़े दिग्गज निराश होने लगे, उस समय भी गांधी के पास धैर्य था। उनको पता था कि यह बर्बरता के सामने लोग मौन हुए हैं, स्वतंत्रता की इच्छा इनकी खत्म नहीं हुई। और फिर जब आगे चल कर के 42 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तो उस समय का वायसराय ने यह स्वीकार किया कि 1857 के महाविद्रोह के बाद यह भारत का सबसे बड़ा विद्रोह था। ठीक ना। तो कुल मिलाकर गांधी जी ने आंदोलन क्या कर लिया, वापस। गांधी जी के इस कदम का सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी के इस कदम का सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल आदि ने गांधी जी के इस निर्णय का सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल आदि ने विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में महात्मा गांधी, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में महात्मा गांधी पूरी तरह असफल रहे। पूरी तरह असफल रहे। ठीक ना। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर साहब ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीटें क्या की थी, आरक्षित करने की मांग किया था। परिणाम हुआ कि ब्रिटेन का जो पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था, रैमजे मैकडोनाल्ड, उसने 16 अगस्त 1932 को घोषणा किया कि हम दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीटें आरक्षित करने जा रहे हैं। जैसे ही यह घोषणा हुआ, जिसको सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, सांप्रदायिक घोषणा कहा जाता है, यानी गांधी जी जब सुने कि दलितों के लिए भी अब सीटें आरक्षित की जा रही है, उस समय वो पूना के यरबदा जेल में थे। इस घोषणा के खिलाफ 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने क्या कर दिया, जेल में ही
आमरण अनशन कर दिया। और मैंने बताया था जब भी गांधी जी जेल में जाते थे उनका मेनू नहीं मिलता था, नहीं भोजन का, लिहाजा वो बीमार हो जाते थे। नहीं तो पहले ही जेल में रहने का अस्वस्थ चल रहे थे। इस समय जब उन्होंने आमरण अनशन किया तो ये लग गया कि मतलब अगर ये अनशन कुछ ही दिन रहा तो गांधी जी बचेंगे नहीं। यानी गांधी जी ने हिंदुओं की एकता को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। ठीक ना। तो उन्होंने जेल में अनशन कर दिया। जैसे ही अनशन का समाचार मिला, जो आंदोलन शांत पड़ा था गांधी के समर्थन में, चारों तरफ विरोध प्रदर्शन क्या हो गया, शुरू। इधर कुछ लोग, खासतौर से मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, आपके राजेंद्र बाबू, ये लोग अंबेडकर साहब के पीछे पड़ गए कि आप ही की मांग के कारण ये हुआ है, लिहाजा आप अपनी मांग को वापस ले लें, नहीं तो गांधी जी उठ जाएंगे। ठीक ना। अब अंबेडकर साहब ने बड़ी मेहनत करके यह मांग मनवाया था। इधर गांधी जी के जीवन दांव पर लगा था। अब अंबेडकर साहब बड़े पेशो पेशे पड़ गए हैं। एक तरफ दिल कहता था कि दलितों का उद्धार पृथक निर्वाचक मंडल से होगा, और वो केवल दलित, इस समय उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा सामाजिक समानता थी। लिहाजा इधर गांधी जी धीरे धीरे हालत खराब होती जा रही, कहीं मर न जाए। तो गांधी के मृत्यु का जिम्मेदार वो अपने को नहीं बनाना चाहते थे। भारी मन से गांधी जी से मिलने के लिए राजी हुए और जाकर के यरबदा जेल में गांधी जी से मुलाकात हुआ और अंततः दोनों के बीच समझौता हो गया, जिसको पूना पैक्ट के नाम से, पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। और अंबेडकर साहब ने पृथक निर्वाचक मंडल के तहत जो सीटों की आरक्षण की मांग किया था उसको वापस ले लिया। और ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार जो दी थी कि हम प्रांतीय विधानसभा में 71 सीट दलित वर्ग के लिए आरक्षित करेंगे। गांधी जी ने कहा कि 71 नहीं, आप 148 सीट, 148 सीट आरक्षित करो। हम दलित के खिलाफ नहीं हैं, चूंकि अगर पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीटें आरक्षित हो गई तो एक दलितों का एक वर्ग बन जाएगा और वो हिंदुओं से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू समाज से चाहे कुछ भी हो, मुस्लिम मुस्लिम रहेंगे, सिख सिख रहेंगे। और 1919 के भारत परिषद अधिनियम में मुसलमानों के साथ सिखों को भी पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीटें आरक्षित की गई थी। पृथक निर्वाचक मंडल खूब पढ़ाया। अब जब दलितों को जब देना था तो उन्होंने कहा कि इससे दलित भी हिंदू समाज से अलग हो जाएगा। यानी ये फूट डालो और राज करो का कुत्सित चाल है अंग्रेजों का। वह दलितों को हिंदुओं से अलग करना चाह रहे हैं। ठीक ना। तो ये पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीट आरक्षित हो, इसका मैं विरोधी। मैं भी चाहता हूं कि दलित ज्यादा से ज्यादा, उनके साथ अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में ज्यादा सीट दो। ये 71 क्यों, 148 सीटें विधानसभा में उनके लिए क्या की जाए, आरक्षित किया जाए। लेकिन चुनाव जो होगा वह संयुक्त निर्वाचक मंडल से, यानी सामान्य निर्वाचक मंडल से हो। यानी दलित जहां आरक्षित होगा वहां दलित, जैसे आज है चुनाव तो लड़ेगा दलित ही, लेकिन वोट कौन देगा, सब देंगे। तो वह किसके हित की बात करेगा, सबके हित की बात करेगा। अंबेडकर साहब तैयार हो गए। केंद्रीय विधानसभा में 18% सीटें और बढ़वा दिया। ठीक ना। और कुल मिलाकर के अंबेडकर साहब इस पर राजी हो गए, पूना पैक्ट हो गया। तो आज जो समय समय पर
आरक्षण को लेकर के कुछ लोग विरोध करते हैं। ये आरक्षण मूल रूप से क्या है? गलत है। प्रतिभा का क्या है? हनन है। आरक्षण का मतलब क्या? अयोग्य व्यक्ति को किसी तरह ऊंचे पदों पर बैठाओ, जबरन बैठाओ नहीं। और विश्व में कहीं भी भारत को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी इस तरह का आरक्षण नहीं है, ठीक ना। हर जगह योग्यता को, तो जाति व्यवस्था भी तो नहीं है। नियम को चेंज करना चाहिए, आरक्षण हटाना चाहिए। सच में लगता है इस नियम को अब चेंज करना चाहिए। अगर सच में हमारे लगने से लगता ठीक ना, तो अरे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है बाबू, ऐसा थोड़े है, बहुत सारे माइंड लगा हुआ है। नहीं, अब बोले कि कहते लोग कि आरक्षण है। अब जो कहते हैं मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात तो कहिए नहीं रहा। व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा है। हाँ, हमने जो आप सोशल मीडिया पर रोज पढ़ते होंगे तो उसी में एक वर्ग ये कहता है कि आरक्षण भीख नहीं है, आप हम पर कोई दया नहीं कर रहे कि हमको आरक्षण दे रहे हैं, ये पूना पैक्ट का वादा है। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बाबू, मैं आरक्षण खराब है, आरक्षण अच्छा है, ये पॉलिटी में डिस्कशन कर चुका हूँ। नहीं, अगर लिख लिए आ गया तो वो कैसे लिखेंगे? सर कुछ बुरा नहीं, बुरा होता तो दोनों चीजें उसके कमियों में आप आरक्षण सर जिसको योग्यता को बांटता है। एक कमी उसकी हो सकती है, अच्छाई है कि जितने आज तक जिस वर्ग को इतना दबाया गया है उसको आखिर ऊपर उठाने के लिए कुछ तो उन्हें प्रावधान करना पड़ेगा, सर जाति उसी के लिए किया गया है। और जगह जाति ठीक ना? व्यवस्था भी तो नहीं है। हर जगह जाति यार, कहाँ नहीं है जाति? मुसलमान में जाति नहीं है, वो तो जितना जाति में वो विभक्त है सर लेकिन उतना हिंदू समाज नहीं विभक्त है। ईसाई में नहीं है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, उनके बीच तो जाति को लेकर के 30 वर्षीय युद्ध। हमारे देश में जाति प्रथा को लेकर कभी युद्ध नहीं हुआ है। वो है हाँ। लेकिन जब रोजा होता है तो सब बैठ के एक ही में खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खा पाते हैं सर। हम लोग मतलब एक में बैठ कर खाना अच्छी बात है। हाँ, बहुत। अरे यार हमारे घर में हमारा बेटा हमारा जूठा नहीं खाता, बताइए। हम बेटे का जूठा नहीं खाते, तुम करे बताइए। लेकिन अब उसमें छुआछूत है नहीं है, लेकिन अपना अरे यार जूठा खाना अच्छी बात है। अच्छा सर थाली में 2 लोग बैठ के एक साथ खाए तो वो उसमें नहीं है। उससे प्रेम बढ़ता है सर। प्रेम बढ़ता है। और दूसरी बात अभी तुम्हारा लॉजिक है कि जूठा खाएंगे तो प्रेम बढ़ेगा। कोई नहीं बोला रुक जाओ। अरे उसकी विचार है, हम उसका विरोध करने का मतलब ये थोड़ा है कि उसको मैं हाँ, हम उसकी भावना विचार को समझना चाह रहे हैं। सर मैं अपनी दूसरी बात नहीं कर, मैं अपने घर की बात करूँ। एक कुछ पहले की सर दरवाजे पे जो ST थे, मैं सुनने में आया, मेरे घर से सुनने आया कि कोई चप्पल पहन के नहीं आएगा। मेरे घर के लोग दौड़ा के फिरते थे, ये मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। इतना हम लोग बड़े हैं कि कोई चप्पल पहन के नहीं जाएगा, तो हमने तो कहीं तो समर्थन तो वो मजबूत होगा तभी तो हम उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। नहीं तो अब उसमें भी है कि अगर गलत है। हाँ, अगर आगे बढ़ा कोई दिक्कत रियल में नहीं है, आगे गलत बढ़ा है। आज की जो आरक्षण व्यवस्था जिसको नहीं है, मिलेगा उसको विरोध करेगा। आज की जो आरक्षण व्यवस्था है, चिराग पासवान को आरक्षण मिलता है, चिराग पासवान को आरक्षण मिलता है। DM उनको नहीं मिला। दलित वर्ग हो गया, उसका लड़का आरक्षण का छूट पाता है। हाँ भाई दलित है तो मिलेगा, बात समझे कि नहीं। अब DM का जो लड़का है, चिराग पासवान है, वो कहीं से दबे कुचले लगते हैं, हैं? तो ये व्यवस्था गलत है कि नहीं है? आरक्षण का मतलब जिसके लिए आरक्षण हुआ, आज भी वो उसको लाभ नहीं मिल रहा। जिसको लाभ आरक्षण का मिलना चाहिए, जिसके लिए आरक्षण है, आज कहाँ मिल रहा है? अभी जनजाति है, एक जनजाति है बीना, मीणा जनजाति, राजस्थान की, नहीं मीणा राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। अभी ST का IS का रिजल्ट आएगा, ST कोटे में 50%
वही नियुक्त होते हैं। जो रियल में जो जनजाति जो जंगलों में रहता है उसके लड़के को उसका लाभ मिल रहा है। उसमें जो ऊपर उठ चुका है उन्हीं के लड़के पढ़ रहे हैं और उन्हीं के लड़के उसका लाभ पा रहे हैं। बात समझे कि नहीं? तो जो लागू करने का तरीका है वो गलत है। बात समझे कि नहीं? क्योंकि आरक्षण का मतलब क्या है कि नीचे से ऊपर उठाना, और ऊपर उठाने के लिए जरूरी थोड़ा कि गवर्नमेंट जॉब में आप आरक्षित करके उनको ऊपर उठाओगे। उनके लिए बेहतर विद्यालय उनके लिए स्थापित करिए। आप योग्यता को हतोत्साहित करके और ये सोचो कि देश को हम 22वीं सदी में पहुंचा देंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे। अयोग्यता के सिद्धांत को तुम क्या कर दो? दरकिनार कर दो। 172 नंबर पाने वाला मेरे एक रिलेटिव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन नहीं हुआ, जबकि बड़ी उसकी हार्दिक, आज भी वो नायब तहसीलदार है, ठीक ना? तहसीलदार है इस समय, नायब तहसीलदार में उसका हुआ था, ठीक ना, महाराजगंज में, देश दीपक त्रिपाठी। उस लड़के का 172 नंबर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पाया था एंट्रेंस में, उसका एडमिशन नहीं हुआ। और जब उसको पता चला कि 4 नंबर पाने वाले का एडमिशन हो गया, तब उस लड़के से आप पूछते कि आरक्षण गलत है कि सही है, तो कहता कि न्याययुक्त है? तो उसको तो यही कहेगा, उसको आरक्षण, इंटर के लड़कों को आरक्षण समझ में आ रहा है, उसको तो सीधे लगता कि हमारे साथ क्या हुआ है, अन्याय हुआ है। आप तरीके देखिए, हम ये नहीं करेंगे आरक्षण गलत है, लेकिन जो तरीका उसको लागू किया गया है वह तरीका गलत है। बात समझे कि नहीं? चिराग पासवान के लड़के को आरक्षण के तहत वो IAS बन जाएगा। हम चलिए गांव में गुरु कोतवाली आप रोज देखते होंगे, जो बड़ी ऊंची जाति के हैं और उनके घर में खाना खाने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं है। बात समझे कि नहीं? रहने के लिए जगह नहीं है। आरक्षण किसको मिलना चाहिए? इसीलिए 10% उच्च वर्गों में जो पिछड़े हैं उनको भी गरीबी अमीरी जाति देखकर थोड़े आती है। बात समझे कि नहीं? तो तरीके बहुत हैं, उस पर आप दोनों तर्क दे सकते हैं, ठीक ना? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो वह फुल मेजॉरिटी से नहीं दिया, बहुमत से दिया है। यह आरक्षण का 9 न्यायाधीशों की बेंच ने इस पर बैठक किया था और 5-4 के बहुमत से, यानी 4 लोग आरक्षण के खिलाफ थे कि जातीय आधार पर आरक्षण नहीं मिले, आर्थिक आधार पर मिले। गरीबी तो सब में हो सकती है, अमीरी सब में हो सकती है, लेकिन 5 लोगों ने कहा जातीय आधार। तो उसके दोनों जो उस समय आलोचना के तर्क थे आज भी है। आलोचना कहेंगे तो आलोचना है, लेकिन अगर ये आरक्षण नहीं मिला होता तो जो आज आप हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, हम डीएम की बात, वो डीएम पहुंचा ही नहीं होता। बात समझे कि नहीं? तो फायदे हुए, लेकिन जिस तरह फायदा होना चाहिए वो नहीं हुआ। बात समझे कि नहीं? तो आप किसी के साथ छुआछूत, हम अब तुमने सीधे सीधे सनातन धर्म और अन्य धर्मों से तुलना कर दिया, ठीक ना? जाति व्यवस्था हर धर्म में है, हर देश में। जब तुम्हारे घर में 4 भाई तुम हो और 3 भाई अच्छे बन गए और 1 भाई कुछ नहीं कर पाया, तो तुम्हारे पिताजी उस भाई को गलियाना शुरू कर देंगे, उस पर ध्यान देना नहीं कर देंगे। और जो लड़का सबसे अच्छा निकला है उसी की तारीफ करें, क्योंकि वो जानते हैं कि हमको सहारा दे पाएगा तो यह दे पाएगा। तो जब तुम पिता तो पिता के लिए 4 लड़के बराबर हैं, लेकिन पिता किसको मानेगा? एक ही बेटे को जो कामयाब होगा उसी के पिताजी दिन भर वाह 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 करते हैं। तो यार जो पीछे चल जाता है, पिता माता छोड़ देते हैं, अभी तुम्हारी नौकरी न मिले तो जो पिता तुमको मानता है वही पिता गाली देना शुरू करेंगे। बात समझे कि नहीं? तो जब घर में, तो जो वर्ग जहां भी हर देश में है, अमेरिका में कम है, एक अश्वेत ओबामा को छोड़कर आज तक कोई राष्ट्रपति नहीं बना है। हमारे देश में कौन ऐसा पद नहीं जो किस हर वर्ग के लोग न प्राप्त किए हों। बात समझे कि नहीं? आज तक अमेरिका में महिला प्रेसिडेंट आज तक नहीं बनी। हमारे यहाँ एक समय था
कि जब राष्ट्रपति महिला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भले पीएम थे, लेकिन उनको कंट्रोलर सोनिया जी, नहीं सोनिया गांधी। हाँ, आपके जो विपक्ष का लीडर था सुषमा स्वराज लेडीज, यूपी में मुख्यमंत्री मायावती जी थी। मतलब एक समय एक दौर तो ऐसा वो आया था कि हर ऊंचे पद पर महिलाओं ने, अब तो मोदी जी ने क्या कर दिया है, क्या लागू किया है, महिला आरक्षण, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इस पर हम पढ़ाए होंगे, तो डिस्कशन किए होंगे, ये सब खूब किए होंगे, ठीक ना। कि हम तो अब वो दिन देख रहे हैं कि जिसमें पुरुष संसद में पहुंचेगा नहीं, खाली महिलाएं पहुंचेंगी। और जब पुरुष बोलेगा, एक दो कहीं जीत गए, चुप बैठ, तो ये सब अच्छी चीजें हैं, ठीक ना। जो नीचे जिसको महिलाओं के साथ कम आपने शोषण किया है, आप पता चला कि अंबेडकर साहब जहां पर सब बच्चे खेल रहे हैं और वह बच्चा वहां पर जा न सके, पानी कुएं का है लेकिन वो प्यासा है, लेकिन उस कुएं से पानी उसको न मिले, उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी, हैं? तो व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन अब ये कहे कि नहीं हमसे अच्छी व्यवस्था अमेरिका की है, आप किसी दूसरे देश को दें। अरे हमारे देश में बहुत अच्छी चीजें अपने ही देश में उदाहरण के लिए है, ठीक ना। हम दूसरे से क्यों उदाहरण दें, हमारे देश। अरे इस देश में तो सांप तक को हम देवता मानकर पूजा करते हैं, हम पेड़ में भगवान का वास करते हैं, ठीक ना। हमारे जितने धर्म ग्रंथ है, आज वेद किसने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा। वेद व्यास कौन थे, शेड्यूल थे, जिसको आप अनुसूचित जाति कहते हैं। वेद व्यास वो वेद लिखा, और सब ब्राह्मण सब हर लोग उसकी पूजा करते हैं सर, हम लोग उसको पवित्र मानते हैं। रामायण किसने लिखा, वाल्मीकि कौन थे, जनजाति थे, जंगलों में रहते थे। अब उन्होंने लिखा, और सब चाहे ऊंची जाति हो चाहे नीची जाति हो, सब उसको पवित्र ग्रंथ मानते हैं। महाभारत, यही ना सब हिंदू धर्म के मानक ग्रंथ कौन है, वेद है, रामायण है, महाभारत है, तीनों की रचना गीता है। अरे महाभारत का ही पार्ट है गीता। तीनों की रचना ब्राह्मण ने नहीं किया है, किसने किया है, जिसको आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं। अब मानता कौन है, पूरा भारत मानता है। हमारे यहाँ कहाँ, ठीक ना। हमारे देश में कुछ नफरती भाव पैदा कौन किया, अंग्रेज आए, तब महिलाओं की से। हमारे देश में तो स्वयंवर होता था जी। आज कितनों यूरोप अपने को मार कहे, उनके स्वयंवर प्रथा है। हमारे देश में तो पता चला कि पिता बुलाता था, लड़की से कहता है जिसको तुम योग्य मानती उसको चेंज कर दो। हमारे यहाँ तो ये, हमारे यहाँ सीता कभी पर्दा में दिखाई देती हैं, द्रौपदी कभी पर्दा में दिखाई देती हैं। हमारे यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी। ये तो जब विदेशी आक्रांता आए तो वो किस पर कुदृष्टि रखे, महिलाओं पर। तो महिलाओं को बचाने के लिए हमने ये तमाम साला मकड़ जाल किए। बात समझे कि नहीं। तो इसका रीजन है। तो हमारे धर्म भाई इतना बड़ा समाज है, इसमें कुछ अच्छे तत्व भी होंगे, कुछ बुरे तत्व। हर जाति में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ खराब लोग होते हैं। अब एक किसी ने कर दिया तो अब उसी को कहे कि नहीं वो पूरा कौम, वो पूरा देश, वो पूरा जाति खराब है। बात समझे कि नहीं। वो आंकड़ा की जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन 100 लोगों में हम, आप ब्राह्मण है ना, आप ही को कह रहे हैं, कितने ब्राह्मण हैं, 1-2 लोगों को छोड़ के, 2 को छोड़ के, कि 90 से ऊपर वो किस शेड्यूल के यहाँ जाए खाना खा लेंगे जो संपन्न है। अरे यार खाना तुम खाने से क्यों मिलाते रहे हो। हमारे यहाँ तो सबको बैठा नहीं सर, ठीक है ना, जो है ना कहना, अभी तक हम तुम्हारी भाव नहीं समझ पाए। तुम अपना मूल निष्कर्ष बताओ, तुम कहना क्लास को रोके हो। मूल निष्कर्ष ये है कि हम मानव में इंसान का निवास देखते हैं मानव के रूप में, लेकिन मानव को, सभी मानव को स्वीकार नहीं करते हैं। जो मेरे कैटेगरी में है उनको हम अपने समक्ष बैठाएंगे, लेकिन जो थोड़ा निकृष्ट जाति के हैं उनको हम नहीं, दिल से एक्सेप्ट नहीं करते।
हमारा एक मित्र है, हमेशा मैं देखता हूँ। हमारा एक मित्र फिरोज अंसारी, ठीक ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फ्रेंड है, अब बहुत क्लोज मित्र है। उसका एक मित्र था, वो पठान था, उसके माध्यम से हमको उससे दोस्ती हुई। कहा यार तुम अंसारी के साथ क्यों रहते हो? तो बोला यार क्या बात है ना, मेरी बात सुनिएगा। हमने कहा भाई मुस्लिम। कहा यार हम लोग सवर्ण हैं और वो अंसारी है। अरे यार इतनी घृणा का भाव तो हिंदू धर्म में नहीं है। खाना एक अलग चीज मैटर है भाई, हम बताते रहे हम अपने लड़के के साथ नहीं खाते हैं, वो वैज्ञानिक चीज। आज कोरोना आया तो सब लोग कहे दूरी रहो, हमारा धर्म कहता है पहले से ही दूरी बना कर रहो, ठीक है। तो खाना तुम बात तो खाने पर आ जा, खाना खा ले तो वो अच्छी है। अरे हम तो कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा एक प्रथा है, ठीक है ना। एक बीमार पड़ा है और उसका खाना खा रहा है तो दूसरा ऐसे ही बीमार पड़ जाएगा। स्वच्छता के लिए अलग अलग लोग खाना खा रहे हैं तो वो अच्छी बात है कि एक साथ बैठ रहे वो खाना खा रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हारे प्यार शब्द पर ही हम इस मुद्दे को उठाए, ठीक है ना। समकक्ष बैठा पाते हैं। मैं कहाँ तुम हमसे लड़ाई कर रहे हो कि हम कहाँ जाति प्रथा का, हम कहाँ ऊंच नीच का। आज तक हम क्लास लिए हैं, हम कह रहे हैं कि किसी गैर देश से, किसी यूरोपीय देश से हम भारत की तुलना क्यों करें। हमारे देश में तो ऐसे उदाहरण कि हम सांप को क्या मानते हैं, भगवान, उसको भी हम नहीं मारते हैं। हमारे घर में गमले का पेड़ है, गमला है जहाँ हम लोग रहते हैं, उसमें हमारा बच्चा आम खाया, गुठली दबा दिया, बच्चा है और वो इतना बड़ा हो गया। तो हम कभी गमला में आम का पेड़ तो होगा नहीं, हम गए उखाड़ने तो पत्नी रोक दिया, रे आम है उसको मतलब जहाँ पेड़ को भी हम देवता मानते हैं। हरा पेड़ कोई काट देता, दूसरा दे रखा था, कितना बड़ा है, एकदम दूध वाला पेड़ था, काट दिया, बड़ा निर्दयी है। हम पेड़ को काटने में भी संकोच करते हैं। कौन ऐसा हिंदू है कि मजार पर जाता है तो गाली देता है यार। हम तो मजार पर जाते हैं तो वहां भी श्रद्धा सुमन करते हैं, हम मस्जिद के सामने जाते हैं वहां भी झुकाते हैं, हाँ मस्जिद के सामने झुकाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं वहां भी झुकाते हैं, आपका बौद्ध मंदिर में गए तो वहां भी जाकर प्रणाम किए। यार इतना सहिष्णु कौन है जी? हाँ, तुम इसकी सहिष्णुता की तुलना किसी दूसरे, अरे इसमें कुछ कुप्रथाएं आए, हर धर्म में कुप्रथाएं हैं। एक बहुत बड़ा समाज के साथ एक कलंक है, बात समझे कि नहीं होना चाहिए, इसी के लिए तो आरक्षण दिया गया। मेरी बात समझे कि नहीं। लेकिन हम किसी चीज की तुलना हम दूसरे धर्म देश से क्यों करें जी? हमारे देश में ही इतने सारे अच्छे श्रेष्ठ तत्व बने हुए। अरे यार, जिस वेद व्यास ने किताब लिखा और उस वेद व्यास को जो सबसे उच्च जो अपने को मानता होगा, जिस दृष्टि से तुमको मानता कि ये बड़े श्रेष्ठ हैं, वो वेद को अपने सर पर रखता है, जिसको तुम सबसे उच्च मानते होगे कि मतलब इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, बड़ी, वो रामायण आएगा तो जाकर उसको पैर नहीं रखेगा, वो भी रामायण को जाएगा तो हाथ जोड़ लेता होगा। और उस ग्रंथ की रचना किसने किया? एक जनजाति ने, जंगल में मारो 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 करते थे। तो यार इससे अधिक कुरीतियां आई, कुरीति हर समाज में आती है, उस कुरीति को दूर करना है, वो दूर हो रहा है धीरे धीरे, ठीक ना। हम दूसरे देश से भारत की श्रेष्ठता का आकलन का विरोधी, हमारा देश बहुत महान है, बात समझे कि नहीं। हम इसकी बात कह रहे हैं, ठीक ना। किसी भी प्रकार की, चाहे महिला के साथ भेदभाव होना ही गलत है। ईश्वर ने पैदा किया सबको बराबर, कहाँ भेदभाव। अभी कुंभ में मेला लगा था, कोई पूछ रहा था कि फला जाति का नहीं नहाएंगे, सब जगह है। कुछ आई फुर्तियां, हमने कहा कि अंग्रेज आए, विदेशी आए, इसके कारण जो आक्रांता है तो कुछ रूढ़ियां आ गई। समाज अपने को बचाने के लिए हर देश में आता है, ठीक है। चलिए, संतुष्ट हुए ना? आधा घंटा खत्म कर दिया, आधा क्लास। ये सब जो डिस्कशन है ये बाहर की है, बात समझे कि नहीं। चलिए, क्या बात है?
अब चूंकि एक ये बोल दिया, एक उधर से समर्थन कर दी। महात्मा ने पूरी तरह से असफल रहे। हाँ, तो क्या लिखे? हाँ, हमने बताया कि आरक्षण को लेकर हम जो मुद्दा उठाए कि एक क्वेश्चन आता है कि आरक्षण भीख नहीं है, पूना पैक्ट का वादा है। तो ये जो पूना पैक्ट में गांधी जी ने वादा किया कि अगर हमारे साथ आप जुड़ रहे तो एवज में हम ये आपको और अधिक सीटें आरक्षित करें। अंग्रेजों ने तो 71 सीट आरक्षित किया था, गांधी जी ने 148 करा दिया। बात समझे कि नहीं? क्योंकि सामाजिक एकता से ये हमने उनको अपने साथ रखने के लिए उसी समय वादा कर दिया था, आप हमारे साथ जुड़िए। अंबेडकर साहब को तो मिल ही गया था, और अंबेडकर साहब बाद में पहचाते थे, वो हमेशा गांधी को कहते थे कि कोई महात्मा आत्मा नहीं है ना, हमारे साथ क्या कर दिया, छल कर दिया, जीवन दांव पर लगा दिया, मजबूरन में मुझे समझौता करना पड़ा। इसलिए उन्होंने गांधी को वो महात्मा नहीं मानते थे, ठीक ना। तो गांधी जी को तो अंबेडकर साहब की तो मांगे मान ही लिए थे अंग्रेज। उसने तो आपको रैमजे मैकडोनाल्ड ने तो लिख लीजिए इसको, लिखे अंबेडकर साहब की मांग पर, अंबेडकर साहब की मांग पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त, मैकडोनाल्ड रैमजे डोनाल्ड ने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कैमुनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट, कैमुनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट या घोषणा, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया कि कैमुनल अवार्ड, हाँ, या सांप्रदायिक पंचायत इसको कहा जाता है, कि घोषणा किया कि दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीटें आरक्षित कर दी जाएगी, सीटें आरक्षित कर दी जाएगी। गांधी जी इस समय पूना के यरवदा जेल में बंद थे, यरवदा जेल में बंद थे। उन्होंने जेल में बंद थे, उन्होंने इसका विरोध किया, और जाहिर सी बात है द्वितीय आरटीसी में ही विरोध किए थे, इसका विरोध किया और इसको खत्म कराने के लिए यरवदा लिखे हैं बाबू, यरवदा जेल में कैद थे, उन्होंने इसको खत्म कराने के लिए 20 सितंबर उन्होंने इसका विरोध किया और इसको खत्म कराने के लिए 20 सितंबर 1932 को जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया, जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन शुरू कर दिया। गांधी की सेहत खराब होने लगी।
परिणाम मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी, सी राज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 4 लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर से मिले, और उन्हें अपनी मांग वापस लेने के लिए अंबेडकर सामने मांग किए थे, अपनी मांग वापस लेने के लिए दबाव डाला। बाध्य होकर अंबेडकर साहब जेल में गांधी जी से मिले, और 24 सितंबर, तो बड़ी तीव्रता से कुल काम हुआ, और 24 सितंबर 1932 को दोनों के बीच समझौता हो गया। 1932 को दोनों के बीच समझौता हो गया, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रावधान बनाया गया कि प्रांतीय विधानमंडलों में प्रांतीय विधान 71 सीटों के स्थान पर 71 सीटों के स्थान पर मंडल में 71 सीटों के स्थान पर 148 तथा केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में 18% सीटें बढ़ाकर 18% सीटें बढ़ाकर दलितों के लिए आरक्षित की जाएगी। किंतु इसका निर्वाचन पृथक निर्वाचक मंडल के तहत नहीं होगा, बल्कि संयुक्त निर्वाचक मंडल या सामान्य निर्वाचक मंडल के तहत, पृथक निर्वाचक मंडल के तहत नहीं होगा, संयुक्त निर्वाचक मंडल के तहत किया जाएगा। संयुक्त निर्वाचक मंडल के तहत किया जाएगा। हालांकि अंबेडकर साहब यह मांग
यह समझौता दुखित मन से किया था। दुखित मन से किया था और इसीलिए वह गांधी के बारे में कहा करते थे कि वह कोई संत महात्मा नहीं है, वह कोई संत महात्मा नहीं है। गांधी से हमेशा अम्बेडकर साहब क्या रहे हैं? सर जी यहाँ से समझौते से दुखी मन से कहा। हाँ, कि गांधी कोई संत महात्मा नहीं है। लेकिन इस समझौते पर, क्योंकि गांधी जी जेल में थे और जेल में रह करके कोई समझौता सिग्नेचर नहीं किया जा सकता है, तो क्या लिखे? इस समझौते पर, हाँ, इस समझौते पर सवर्णों के तरफ से, हाँ, या गांधी के तरफ से, सवर्णों के तरफ से, सवर्ण कहिए, गांधी कहिए, कांग्रेस कहिए, सवर्णों के तरफ से मदन मोहन मालवीय और दलित वर्ग की तरफ से अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया। अब जब, हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया था, तो अंबेडकर साहब तो गए ही थे, लेकिन गांधी जी जेल में होने के कारण वो सिग्नेचर इस पर नहीं किए। ठीक ना? तो कुल मिलाकर पूना पैक्ट में ये पृथक निर्वाचक मंडल जो दलितों के लिए दिया गया था, उन्होंने कहा कि यह दलित को दलित बनाए रखने का कुत्सित चाल है। जब उनको आरक्षण मिल जाएगा, जब वो एक अलग संप्रदाय हो जाएगा, तो उनको हमेशा क्या कहा जाएगा? दलित। यानी दलित को दलित बनाए रखने का एक चाल है। इसका नुकसान दलित समाज को भी होगा। बात समझे कि नहीं? अब आज जातीय आधार पर आरक्षण दिया गया है और कहा जा रहा है कि जाति प्रथा को खत्म करो। आज जातीय महासभा हो रहा है, हर जाति, अब जाति छोड़ दीजिए, अब जाति में भी ब्राह्मण महासभा नहीं है, तिवारी महासभा, पाठक महासभा, दुबे महासभा, अकबर जाति प्रथा खत्म करो, ये खत्म होगा और झड़ पकड़ रहा है नहीं। तो गांधी जी ने इसी बात को कहा कि अगर ये व्यवस्था खत्म करना है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। ठीक ना? चलिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इस 71 सीट जो प्रोविंशियल असेंबली में अलॉट हुआ था, ये परसेंटेज में क्यों नहीं होगा? 71 से किसी में कम हुआ सीट। अब जहां पर जिस तरह के, चूंकि केंद्र में तो क्लियर हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, ठीक ना, लेकिन स्टेट में नहीं हो पाएगा। किसी राज्य में अब आज ही आरक्षण है, तो आरक्षण क्या है? जिस स्टेट में जितनी परसेंट सीटें अनुसूचित जाति का है, उसी अनुपात में उनके लिए सीटें आरक्षित की गई है। हर स्टेट में बराबर थोड़े हैं। कई सारे स्टेट है जहां एसटी के लिए या एससी के लिए विधानसभाओं में एक भी सीट आरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां पर यह वर्ग है ही नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं? तो जहां पर तो अनुपात परसेंटेज केंद्र पर ही ना होगा। राज्य में अगर कह दें कि 12%, अब पता चला उस राज्य में अनुसूचित जनजाति है ही नहीं। अब दिल्ली में अनुसूचित जनजाति नहीं है। टोटल सीट 71 था पूरे भारत का, 71। ठीक ना? अब हर राज्य में जहां पर जिस अनुपात में जनसंख्या थी उस अनुपात में सीट आरक्षित, टोटल सीट 71 थी। ठीक ना? हाँ, चलिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, थर्ड आरटीसी, लिख ले। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ और 24 दिसंबर 17 नवंबर 1932 को स्टार्ट हुआ और 24 दिसंबर 1932 तक चला।
1932 तक चला। तो ये कहाँ हुआ था? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। तो जहाँ अन्य 2 सम्मेलन वहीं पर ये भी सम्मेलन। इसकी भी अध्यक्षता किसने किया था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं किया था। लिखाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक ना। लिखे इसमें कुल तक हुआ था 24 दिसंबर 1932, 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। इसमें कुल 43 सॉरी